आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे आवेशित तार के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। दोस्तों ये जो टॉपिक है गॉस की प्रमेय का एक वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये अनुप्रयोग है और ये बच्चे बहुत ही ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन ग्रुप में 5 नंबर में पूछा जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पूरी तरीके से पढ़ेंगे कि किस प्रकार किसी आवेशित तार के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात किया जाता है, उसका मान कितना आता है। एक बार फिर से कर रहा हूँ बच्चों, बोर्ड एग्जाम के पर्पज से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। एक बार वीडियो लेक्चर का पूरा जरूर देखें। एक बार वीडियो लेक्चर आप देखेंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि इस डेरिवेशन को हम कैसे प्रूव करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इसके लिए बच्चों हम क्या बनाएंगे, एक आवेशित तार बनाएंगे, यानी एक ऐसा तार का डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं जिस पर क्या होगा बच्चों, आवेश होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए पहले इसके जो इस टॉपिक से रिलेटिव जो डायग्राम है पहले उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं, फिर इसके सॉल्यूशन को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए एक बच्चों हम यहाँ पे एक तार कंसीडर कर रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास बच्चों ये कोई तार है, ठीक है, और ये जो तार है बच्चों अनंत लंबाई का, कितना लंबाई का, इनफाइनाइट लंबाई का ये तार है। ठीक है, और मान लीजिए बच्चों इस तार पर क्या बच्चों प्लस चार्ज एक समान रूप से क्या बच्चों फैला हुआ है। ठीक है, ये देखिए इनफाइनाइट लंबाई के बच्चों हमने क्या किया, एक तार लिया है जिस पर बच्चों प्लस क्यू आवेश का एक समान रूप से फैला हुआ है। ठीक है, यानी इसके प्रत्येक बिंदु पर जो चार्ज है बिल्कुल क्या बच्चों समान है। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा इसको देखिए आगे ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए बच्चों इस तार के समीप इससे आर दूरी पर, मान लीजिए यहाँ से आर दूरी पर है। ठीक है, यहाँ पर कोई बिंदु मान लीजिए पी है, क्या बच्चों पी, और ये पी पोजीशन पर यानी पी बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक देखना है। ठीक है, अच्छा अब बच्चों क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग है। ठीक है, और गॉस की प्रमेय बच्चों हमेशा बंद पृष्ठों पर लागू होती है, यानी जो चार्ज होना चाहिए, ठीक है, चार्ज वो किसी सरफेस के अंदर बंद होना चाहिए। क्योंकि बच्चों गॉस ने बताया है कि अगर क्यू चार्ज किसी सरफेस के अंदर बंद है, ठीक है, और स्पेशली ये प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, तो इससे निकलने वाला जो नेट फ्लक्स होता है यानी जो फाई ई होता है बच्चों, वो क्या होता है बच्चों वो होता है इस आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी जब भी हम गॉस की प्रमेय यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो चार्ज को क्या होना चाहिए, किसी पृष्ठ के अंदर बच्चों बंद होना चाहिए। ठीक है, आप देखिए क्योंकि चार्ज इस तार पर एक समान रूप से फैला हुआ तो इस चार्ज को बच्चों क्या करेंगे हम एक काल्पनिक रूप से एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। देखिए कैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान समझें। तो देखिए यहाँ से पी से होकर जाने वाला हम क्या करेंगे बच्चों, मान लीजिए यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसकी जो डिस्टेंस है बच्चों वो क्या है, ये आर डिस्टेंस है। इस तार से इसकी दूरी क्या बच्चों आर है। ठीक है, अब इस आर से होकर जाने वाला बच्चों हम एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। ध्यान से देखो कैसे करना है, ये देखिए। ठीक है, सेम इतने डिस्टेंस बच्चों इधर को आप ले लीजिए। ठीक है, यही काम बच्चों आप यहाँ से करेंगे। पूरी कल्पना आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। ये देखिए ये, ठीक है, अच्छा अब बच्चों इस पॉइंट को हम इससे मिला लेंगे इस टाइप से। देखिए एक बेलन की आकृति हम बना रहे हैं, ये देखिए ये। ठीक है, ये सेम कंडीशन नीचे की ओर कर लेंगे, ये समझ में आ रहा है। तो ये जो अवस्था को आप थोड़ा बड़ा बना सकते हैं। मैंने कहा इसकी जो लंबाई हो क्या बच्चों अनंत है, कितनी अनंत, लेकिन इसके अंदर जो है जो आपका ये गॉसियन पृष्ठ है इसकी जो लेंथ है वो एल है, यानी हमने इस तार की एल लंबाई को हमने गॉसियन पृष्ठ के अंदर लिया है। समझ में आप लोगों में यार, इसको बोलते हैं बच्चों हम गॉसियन पृष्ठ। क्या बोलते हैं इसको, गॉसियन पृष्ठ, यानी गॉसियन सरफेस, गॉसियन पृष्ठ। ठीक है, अच्छा अब जो मान लीजिए हमें बिंदु पी पर क्या निकालिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना है। ठीक है, तो बच्चे हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो सिलेंडरिकल जो आपका बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ बना है, ठीक है, इस पर बिंदु पी पर क्या लेते हैं बच्चे हम, इसका एक छोटा सा एरिया ले लेते हैं। वैसे तो पूरे का एरिया ये है, पूरे का एरिया कितना रहता है देखो, ए के बराबर, ए कैपिटल ए, चलो मैं लिखता हूँ कि पूरे का जो एरिया वो क्या है बच्चों ए है इस पूरे सिलेंडर का। ठीक है, लेकिन इसका वो छोटा सा भाग ले रहा हूँ मैं, छोटा सा भाग ले रहा हूँ, मान लीजिए इतना, ये छोटा सा भाग बच्चों में यहाँ से इसको मैं कंसिडर कर रहा हूँ, इसी का, इस बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ का, और इस छोटे से पार्ट को मैं डी ए नाम दे रहा हूँ। क्या बच्चों, डी ए नाम दे रहा हूँ। ठीक है, अच्छा अब ये देखेंगे बच्चों हम कि छोटे से पार्ट से कितना वैद्युत फ्लक्स पास होगा। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स मतलब इससे कितनी वैद्युत बल रेखाएं इससे गुजरेंगी, क्योंकि बच्चों हम लोग जानते हैं कि पृष्ठ किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या होती है, उसी के बोलते बच्चों उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, क्योंकि बच्चे इस तार पे क्या बच्चे प्लस क्यू आवेश है, और बच्चे जब भी प्लस क्यू आवेश किसी पृष्ठ के अंदर बंद होता है तो इससे प्लस क्यू चार्ज है
यानी जो वायुबल रेखा होती है बच्चों क्या होती हैं, वो बाहर की ओर को निकलती हैं। समझ में आप लोगों को मेरी बात, ठीक है। क्योंकि तार पर बच्चों प्लस आवेश है तो वायुबल रेखाएं जब निकलेंगी, मान लीजिए देखो एग्जाम्पल मान लियो ये तार है, इसके चारों ओर से इस टाइप से एक बेलनाकार गोशन पृष्ठ खींच दिया तो सब ओर को क्या निकलेंगे, वायुबल रेखाएं निकलेंगी, क्योंकि पूरे तार पर बच्चों प्लस चार्ज है। कौन चार्ज है बच्चों, प्लस चार्ज है। और प्लस चार्ज की विशेषता होती है कि उससे वायुबल रेखाएं सब ओर को निकलती हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं वायुबल रेखाओं की दिशा दिखाऊँ, केवल एक दिखा रहा हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है बच्चों वो ये होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बच्चों ये होगी, ठीक है। अच्छा, अगर बच्चों इस वाले इसके वक्र पृष्ठ पर ध्यान समझे, यानी ये देखो ये जो बेलनाकार गोशन पृष्ठ है, तो ये देखिए ये तार है, इसके चार और ये जो पृष्ठ आप देख पा रहे हो, तो ये वक्र पृष्ठ है, इसका एक ऊपर का सिरा और एक ये नीचे का सिरा, यानी ये वाला और ये वाला, ये समतल पृष्ठ है। समझ में आप लोगों को मेरी बात। तो ये जो आप और पास देख रहे वाला है ना, ये वाला, इसकी बात करता हूँ इसकी, है ना। तो ये क्या बच्चे वक्र पृष्ठ है, इसके ऊपर एक समतल पृष्ठ और एक नीचे की ओर समतल पृष्ठ है, ठीक है। तो ये वक्र पृष्ठ की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर वक्र पृष्ठ के बिंदु P पर बच्चे हम कोई एरिया वेक्टर लें, यानी क्षेत्रफल सदिश लें, ठीक है, तो उसकी डायरेक्शन क्या रहती है बच्चों, पृष्ठ के लंबवत रहती है और बाहर की ओर को रहती है, ठीक है। तो इसी की डायरेक्शन में क्या जाएगा बच्चों, आपका एरिया वेक्टर रह जाएगा, यानी ये DA रहेगा, क्या रहेगा बच्चों, DA। और आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि E और DA दोनों एक ही डायरेक्शन में है, लेकिन इनके बीच का जो एंगल रहेगा वो कितना रहेगा, 0 रहेगा। समझ में आप लोग को मेरी बात। चलिए अब बात करते हैं, देखिए अब इसके समतल पृष्ठों की, समतल पृष्ठों की बात कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, क्योंकि देखो बच्चों हम जानते हैं तार पर तो प्लस चार्ज है, तो वैद्युत क्षेत्र तो बच्चों हमेशा क्या रहेगा, वो प्लस से दूर ही रहेगा। E की डायरेक्शन तो हमेशा इधर ही रहेगी, क्योंकि बच्चों तीव्रता हमेशा प्लस से दूर होती है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसका इस पूरे समतल पृष्ठ का अगर मैं छोटा सा एरिया मान लो ये ले रहा हूँ मैं, ठीक है, छोटा सा एरिया ले लिया, जिसे मैंने DA नाम दे दिया, क्या नाम दिया बच्चों, DA नाम दे दिया, ठीक है। और अगर इस पर अगर मैं एरिया वेक्टर लेकर आऊँ तो इसका आएगा, उसके ऊपर से की ओर से आएगा, उसकी डायरेक्शन रहेगी इसके ऊपर की ओर को। ये है बच्चों एरिया वेक्टर, ये क्या बच्चों, एरिया वेक्टर, क्षेत्रफल सदिश, क्योंकि इसकी दिशा हमेशा पृष्ठ के लंबवत होती है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे E और DA दोनों एक दूसरे परपेंडिकुलर है, इसलिए यहाँ पे थीटा कितना रहेगा बच्चों, वो 90 रहेगा। कितना रहेगा बच्चों, 90। सेम कंडीशन बच्चों आप नीचे की ओर देखेंगे ये वाले समतल पृष्ठ पर, तो वायुत क्षेत्र तो बच्चों इधर की ओर को रहेगा, यानी E की डायरेक्शन तो उधर ही रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं छोटा सा एरिया का लेता हूँ नीचे वाले समतल पृष्ठ का, ठीक है, तो इस पर जो एरिया वेक्टर आएगा वो क्या आएगा, नीचे की ओर को होगा, यानी ये वाली कंडीशन। तो यहाँ पे थीटा कितना रहेगा बच्चों, यहाँ पे भी थीटा कितना रहेगा बच्चों, 90 रहेगा। 90 क्यों रहेगा, कि यहाँ पे E और DA एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, समतल पृष्ठों पर, इसके समतल पृष्ठों पर, ठीक है। E और DA दोनों परस्पर क्या बच्चों, लंबवत है, ठीक है, इसलिए इनके बीच का एंगल कितना बच्चों, 90 है। लेकिन इसके जो वक्र पृष्ठ की बात करते हैं तो ये वक्र पृष्ठ है, इस पर वैद्युत क्षेत्र E और जो क्षेत्रफल सदिश है, दोनों क्या बच्चों, एक ही डायरेक्शन में, क्या डायरेक्शन में बच्चों, एक ही डायरेक्शन में, इसलिए दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना, 0 है, ठीक है। तो चलिए देखिए, अब देखिए मैं इसको 3 भागों में बांट लेता हूँ। इसको मैं कहता हूँ, यानी इसके वक्र पृष्ठ से जितना भी फ्लक्स पास होगा, ठीक है, इसको मैं E1 कह देता हूँ। क्या कहता हूँ बच्चों, E1 कहता हूँ। इसके यहाँ से जो ऊपर वाले पृष्ठ से जितना फ्लक्स पास होगा, ठीक है, इसको मैंने φ2 कह दिया। देखो इसके वक्र पृष्ठ से जितना फ्लक्स पास होगा उसको मैंने φ1 कहा है, ठीक है। और ऊपर वाले पृष्ठ से मैंने क्या कहा है, जितना ऊपर वाले पृष्ठ से फ्लक्स पास होगा उसको मैंने φ2 कहा है। और जो इसका नीचे वाला जो पृष्ठ है ये वाला है ना, इससे निकलने वाला फ्लक्स होगा वो क्या होगा बच्चों, φ3 होगा। ऐसे हमने मान लिया है, ठीक है। तो चलिए देखिए अब इसके हमें डायरेक्शन को हम सॉल्व कर देते हैं। तो डायग्राम देखिए पूरी तरीके से अपन के बच्चों तैयार है। पर डायग्राम में आपको बच्चों इतना याद रखना है कि इस बेलनाकार गोशन पृष्ठ के वक्र पृष्ठ पर E और DA एक ही डायरेक्शन में, वहाँ पर थीटा कितना, 0 है। लेकिन समतल पृष्ठ पर क्या, E और D एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है, और इनके बीच का एंगल कितना है, 90 है, ठीक है। तो लिखेंगे, देखिए यहाँ से लिखेंगे पूरे गॉसियन पृष्ठ से, पूरे गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। इसको मैं कहता हूँ φE, कहता हूँ बच्चों φE, मैंने इसका नाम दे दिया, ठीक है। अभी कुल की बात कर रहा हूँ तो तीनों को ऐड कर देंगे, यानी φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, ठीक है। अच्छा, अब जो वैद्युत फ्लक्स के फार्मूले भी जानते हैं, क्या होता है देखिए, φE बराबर बच्चों होता है आपका, ये होता है E वेक्टर डॉट DA वेक्टर, ये होता है फार्मूला। तो ये कंडीशन तीनों के लिए लगेगी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो तीनों के लिए लगा रहा हूँ।
ठीक है। और हम पूरे एरिया के लिए लगाएंगे तो ये एरिया आ जाएगा, ठीक है। बारी बारी से यहाँ पे वो वाला एरिया नीचे वाला और ये इसका बकपेस्ट वाला, ठीक है। तो देखिए लिखेंगे फार्मूले को, इस कैसे लिख सकते हैं, देखो इसको लिख सकते हैं फाई ई बराबर लिमिट ए, यानी ये पूरा एरिया इसके बकपेस्ट का, ठीक है। तो फाई वन क्या लिख सकते हैं हम, ई डॉट डी ए प्लस फाई टू, अब यानी वाली बात है ऊपर वाली, तो ये पूरा एरिया ले लेंगे क्योंकि छोटा सा एरिया तो डी है, तो पूरा एरिया तो ये होगा ना, ये वाला, ठीक है। तो हो जाएगा ई डॉट डी हो जाएगा प्लस, इसी प्रकार आप नीचे वाले पे याद कर लीजिए क्योंकि छोटा सा जो एरिया, ये वाला छोटा एरिया, ये क्या बच्चा आपका डी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए, हो जाएगा ई डॉट डी हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चे इस फार्मूले को खोलते हैं तो कैसे खोलते हैं, होता है बच्चे ई डी ए कोस थीटा, ई डी ए कोस थीटा होता है। अब थीटा देखो यहाँ पे अपने हिसाब से लगाएंगे, फाई वन वाले केस में थीटा वन कितना है, सॉरी थीटा कितना 0 है, और फाई टू और फाई थ्री वाले केस में, इन दोनों केस में थीटा 90 का है, ठीक है। तो चलिए देखिए मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। तो फाई ई बराबर हो जाएगा बच्चों, फाई ई बराबर लिमिट ए हो जाएगा ई डी ए कोस, ई डी ए कोस। अब देखो फाई वन वाली कंडीशन पे, फाई वन वाली कंडीशन थीटा कितना आपका 0 है, तो जाएगा कोस 0 हो जाएगा बच्चों, कितना जाएगा कोस 0 प्लस ये हो जाएगा ई डी ए। अब यहाँ पे फाई टू वाले केस में थीटा कितना 90 है, तो ये कोस 90 हो जाएगा, कोस 90 हो जाएगा प्लस इसी पे का देखो फाई थ्री, यानी ये वाले केस में, यानी इस वाले केस में थीटा कितना रहेगा 90 रहेगा, तो लिमिट ए और ये जाएगा ई डी ए कोस 90 रहेगा, ठीक है। आगे समझते देखिए, अब देखिए ये हो जाएगा फाई ई बराबर, ठीक है। इस ई को बाहर निकाल लीजिए क्योंकि ई क्या बच्चों कांस्टेंट रहेगा, यानी इसके किसी भी पॉइंट पर ये तार मान लो सेंटर से पास हो रहा है इस बेलन के, ठीक है। तो इसके हर बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर अगर मैं ई का मान निकालूंगा तो क्या होगा बच्चों, बिल्कुल बराबर आएगा। तो यहाँ से ई को मैंने क्या कर दिया बच्चों, बाहर कर दिया है, ठीक है। और ये लिमिट ये आपकी ए रह गई है और डी आपको बच्चों ये रह गया, और कोस 0 का मान कितना होता है बच्चों 1 होता है, तो 1 से गुणा करेंगे तो खाली क्या रह जाएगा बच्चों, डी ए रह जाएगा, कितना रह जाएगा बच्चों, डी ए रह जाएगा प्लस। इसी प्रकार बच्चों यहाँ पे क्या कोस 90, और कोस 90 का जो वैल्यू होता है बच्चों, कोस 90 का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है, तो 0 से गुणा होगा तो पूरा टर्म खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार बच्चों यहाँ पे भी कोस 90 है, और यहाँ पे जब मैं कोस 90 की वैल्यू 0 रखूँगा तो ये पूरा टर्म्स क्या हो जाएगा बच्चों, खत्म हो जाएगा, यानी ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगे बच्चों, खत्म हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब ये जितना भी फ्लक्स पास होगा इस बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ के, ठीक है, केवल वक्र पृष्ठ से जो फ्लक्स पास होगा यानी वेरिएबल रेखाएं ऐसे निकलेंगी, ठीक है। जबकि फाई टू वाले केस में और फाई थ्री वाले केस में, यानी इसके ऊपर वाले समतल पर से और नीचे वाले समतल पर से कोई भी वेरिएबल रेखा पास नहीं हो गई, यहाँ पे फ्लक्स क्या रहेगा बच्चों, 0 रहेगा, ठीक है। और आप देख ही पा रहे हैं कि जैसे आप कोस 90 की वैल्यू दो जगह पुट करोगे तो इस सारे टर्म्स दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों, खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो उनको यहाँ लिखने की कोई ज़रूरत भी नहीं, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब बात करेंगे ये जो ये जो लगा हुआ है यानी A1, यानी जो बकपृष्ठ वाली बात हमने करी है, तो ये एरिया कितना होगा, इसका सरफेस एरिया होता है कितना, बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्र होता है, जो सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है, वो होता है बच्चे आपका 2πRh होता है। आपने मैथ में पढ़े होंगे 2πRh, लेकिन हमने एच से हम क्या लेना, एल ले लेंगे, क्या लेंगे बच्चों, एल लेंगे, हमने किसकी लें तो हमने एल कंसिडर कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे, देखिए ये जो इतनी आप चीज़ सर्कल में देख पा रहे होंगे ये वाली चीज़ है ना, ये इसको हम क्या लिखेंगे बच्चों, इसको लिखेंगे 2πRL। तो ये फाई ई बराबर हमारे पास हो जाएगा बच्चों, बराबर ये तो चल रहा है साथ में, ये जगह 2πRL, ठीक है, समझ में आ रहा है। और जहाँ मैंने ये लिखा है, चूँकि हमने एक चीज़ वो लिखी है कि जो लिमिट और ए और ये डी ए था, इसको मैंने क्या लिखा है 2πRL लिखा है, यानी इस बेलनाकार पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी इस बेलन का वक्र पृष्ठ, ठीक है। अच्छा, इसको बच्चों हम समीकरण 1 कह देते हैं, इसको समीकरण बच्चों कहते हैं 1 कह देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे गॉस की प्रमेय लगाएंगे, क्या लगाएंगे बच्चों, गॉस की प्रमेय लिखेंगे, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से, ठीक है। तो गॉस की प्रमेय होती है फाई ई बड़ा होता है बच्चों आपका Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा आराम से समझे, देखिए अब यहाँ पाएगा ये जो L है ना, इसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। देखो एक चीज़ होती है, जो अगर किसी तार पर आवेश अगर किसी तार पर आवेश एक समान रूप से फैला हुआ होता है तो एक राशि आती है आवेश का रेखीय घनत्व, यानी लैम्डा की यहाँ पे बात आएगी। तो लैम्डा क्या होता है, देखिए लैम्डा वाला कंडीशन बता रहा हूँ, तो लैम्डा बराबर हमारे पास होता है बच्चों आपका Q/L होता है, यानी Q/L
किसी तार की एकांक लंबाई पर जो आवेश होता है उसको हम कैसे लिखते हैं बच्चों, लैम्डा से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं बच्चों, लैम्डा से। इसको बोलते हैं हम रेखीय आवेश घनत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, रेखीय आवेश घनत्व बोलते हैं। यानी किसी तार की एकांक लंबाई पर स्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, उसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इस फार्मूले से बच्चों अगर मैं क्यू का मान निकालूं तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ये लैम्डा एल हो जाएगा, गुणा कर देंगे। ठीक है, या मैं कहूँ तो यहाँ पे देखिए फार्मूला F1 क्रॉस गुणा करेंगे तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा एल हो जाएगा। तो इस क्यू की वैल्यू बच्चों हम यहाँ लगा देंगे। तो देखिए मैं वही लिख रहा हूँ, क्यू बराबर लैम्डा एल। क्यू बराबर क्या होता है बच्चों, लैम्डा एल होता है। तो ये लगाइए वैल्यू। तो ये बच्चों हमारे पास आएगा 5e बराबर ये हो जाएगा आपका, क्यू की जगह आएगा तो लैम्डा एल आ जाएगा, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको समीकरण बच्चों हम 2 कह देंगे, समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। ठीक है, अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखो बच्चों। समीकरण 1 कौन सी हमारे पास है, समीकरण 1 ये है और समीकरण नंबर 2 ये है। ठीक है, तो दोनों में देखो ये 5e और ये 5e सेम है, समझ में आ रहा है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको उतार लीजिए, ये हो जाएगा e, साथ में क्या 2πrl। ये देखिए समीकरण 1 में जो आपका ये है, ठीक है, ये वाली समीकरण ये आ गया और 2πrl बच्चों आपका ये आ गया बराबर। आगे देखिए अब समीकरण 2 का ये वाला भाग, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ से बच्चे ये जो एल से एल ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बचेगा 2πr का वजह से 2πr बचेगा और ये 2πr बच्चे इसके बटे में चला जाएगा। तो यानी कहने का मतलब ये हम इसको ये लिख सकते हैं, ई बराबर देखो ये लेकर 1 अपॉन, चाहे तो पूरे को लैम्डा के बटे में लिख दो क्योंकि लैम्डा अपना पास पहले से ही ऊपर आएगा, लैम्डा अपॉन 2πr और एप्सिलॉन नॉट भी है तो 2π एप्सिलॉन नॉट को पहले लिख लो और आर बच्चा आपका ये आ जाएगा। तो ये बच्चों डेरिवेशन है, न्यूटन पर कूलम्ब बच्चे इसका मात्रक होता है। ये इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, ई बराबर, ध्यान समझें, ई बराबर 1 अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट और लैम्डा अपॉन आर बच्चों नीचे लिख सकते हैं। यानी यहाँ पे क्या किया मैंने, जो कांस्टेंट टर्म्स है ये जो एप्सिलॉन नॉट है मैंने इसको पाई के साथ लिखा है और आर को बच्चे मैंने लैम्डा के साथ लिखा है, तो लैम्डा अपॉन आर हो जाएगा। ठीक है, तो मात्रक वही है न्यूटन पर कूलम्ब। तो ये डेरिवेशन बच्चों इस प्रकार से प्रूफ किया जाता है। तो आइए बच्चों पूरी तरीके से डेरिवेशन आपको क्लियर हुआ होगा कि इस डेरिवेशन हम कैसे प्रूफ करते हैं। उम्मीद करता हूँ बच्चों वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।